बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री का। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये क्या थ्योरी है बेसिकली। तो रदरफोर्ड एटॉमिक जो हमारे पास मॉडल था, एक्सपेरिमेंट था, वो 1911 में हुआ, जिसमें रदरफोर्ड नामी जो है एक आदमी, उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट को जान सके जो एटम के अंदर होते हैं। तब इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं क्या है। उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए, जो कि किया था 1911 में। इसने जो है इस काम के लिए थिन गोल्ड फॉइल यूज़ की। अब वो गोल्ड फॉइल कितनी पतली थी? 0.00004 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट के बाद 40 देन 4 देन सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। ये जो है, अब ये गोल्ड फॉइल जो थी ये सराउंडेड थी, उसको घेरा हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट ने, जिसको जिंक सल्फाइड भी कहते हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं, ताकि ये इस बात को डिटेक्ट कर सके कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो कितनी रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। फिर इसने क्या किया, बम्बार्डमेंट करवाई गोल्डन फॉइल की, किसके साथ? अप्रॉक्सीमेटली 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स, जो उस रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रही थी। और अब वो रेडियो एक्टिव सोर्स जो थी वो क्या थी, वो उसका अब दूसरा नाम क्या है? पोलोनियम मेटल। उसने अब ये ऑब्ज़र्व किया 19,990, यानी 20,000 में से इतने पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं उस गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, वो पास हो रहे हैं। अब इसने क्या चीज़ शो करवाई कि एटम का जो है बहुत सा जो वॉल्यूम जो एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो तो एम्प्टी है, यानी और तो खाली है। फिर जो सम और आगे जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स 8 जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल्स में, यानी छोटे छोटे एंगल में वो डिफ्लेक्ट हो गए, जैसा कि आपको ऊपर इमेज में भी नज़र आ रहा है कि कुछ लाइन सीधी जा रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे को आ रही हैं। अब जो थी ओनली 2, यानी 2 जो हमारे पास थी रेज, वही जो है बाउंस बैक हुई थी, वही जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल वे में पीछे को आई थी। अब रदरफोर्ड ने ये क्या, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि एटम कंटेन करता है पॉजिटिव प्रोटॉन को, जो कि पॉजिटिव होते हैं, दैट इज़ इन द सेंटर, और न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो एटम के सेंटर में है। तभी जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इसके प्रोटॉन के नियर पास से गुजर रहे हैं और रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और सिमिलर चार्जेस जो है वो आपस में रिपेल हो जाते हैं। अब इसने कहा कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं तो लार्जर एंगल में जो है वो रेज डिफ्लेक्ट होंगी, अगर नहीं क्लोज तो वो जो है स्मॉलर एंगल में डिफ्लेक्ट होंगी या तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी। उसके इस कंक्लूजन पे उसने एक नया मॉडल जो है प्रपोज किया, वो था प्लानिटरी मॉडल, जो कि सोलर सिस्टम से सिमिलर था, यानी इसने तमाम प्रोटॉन्स को जो है वो न्यूक्लियस में रख लिया और जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम कर रहे थे, रिवॉल्विंग के लिए रख लिए, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं सन के गिर्द होते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के इसके बाद इसके जो है मेन पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन के न्यूक्लियस। अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे, यानी उसमें वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक अ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत तेज़ स्पीड के साथ घूम रहे हैं, जैसे कि ऐसे घूमते हैं जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो न्यूक्लियस का साइज़ है, द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज़ एम्प्टी। न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो है एटम के साइज़ से, और बहुत सा जो वॉल्यूम है उसका वो हमारे पास जो है एम्प्टी है। अब एटम इज़ न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है हमारे पास किसके साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ।
अब हमारे पास अगला है न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। न्यूक्लियस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है एटम की मास के लिए और एटम की एनर्जी के लिए। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट भी करें। अगली वीडियो आने तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।